उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। कल 5 दिसंबर 2022 को गुजरात के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और अंतिम चरण का मतदान होना है। कुल 182 सीट में से अब 93 सीट पे चुनाव बाकी रह गया है, तो कल गुजरात के बाकी सीटों के लिए मतदान होने हैं। 8 दिसंबर को दोनों मतदान के चरणों में जो चुनाव हुए हैं, दोनों मतदानों के रिजल्ट यानी परिणाम घोषित किए जाएंगे। 8 दिसंबर को मतगणना शुरू होगा और काउंटडाउन शुरू होते ही, मतगणना शुरू होते ही पता चल जाएगा कि गुजरात के सीएम यानी गुजरात के मुख्यमंत्री कौन होंगे। गुजरात की प्रजा ने किसे अपना मत देकर गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान करवाया है। अपना मत जरूर दे। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 का पहला चरण हो चुका है और दूसरा और अंतिम चरण 5 दिसंबर 2022 यानी कल होने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं कितने जिलों में और कितने विधानसभा अब और कितने सीटों के लिए ये चुनाव होने को है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और इस अंतिम चरण में आइए सुनते हैं कि कितने सीटों के लिए गुजरात अभी भी और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 से चरण 2 महत्वपूर्ण गुजरात विधानसभा चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण सोमवार यानी 5 दिसंबर 2022 को होगा। पहले चरण का मतदान गुरुवार को हुआ था, जो 1 दिसंबर को हुआ था, और 60% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। राज्य की 182 सीटों पर इस बार कुल 1621 उम्मीदवार मैदान में हैं। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में शेष 93 सीटों पर कुल 833 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इनमें 69 महिला प्रत्याशी और 285 निर्दलीय है। गुजरात जो 1995 से भारतीय जनता पार्टी के शासन के अधीन है। विपक्ष में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। उनके खिलाफ त्रिकोणीय लड़ाई का एक गवाह बनेगा। जो नमस्कार दीपेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल में। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 का दूसरा चरण कल मतदान होने जा रहा है, दूसरे चरण का मतदान। तो आपके उम्मीदवार कितने हैं और गुजरात में आपकी क्या, गुजरात की प्रजा से आप क्या उम्मीद करते हो? पहले तो मैडम आपके चैनल के माध्यम से पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमेशा हमारे जवानों की खास वेदना, जो भी समस्या है उसको प्रजा तक, नागरिक तक पहुंचाने की आपने जो मदद की है उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। आप जैसे जानते हो मैडम, पिछली बार हमने सरकार से बहुत हमारे अर्धलश्कर पैरामिलिट्री के शहीद जवान और जो निवृत्त जवान है फौजी भाइयों के लिए हमने आवेदन पत्र दिया, गृह मंत्री साहब को मिला। तो वहाँ इलेक्टेड की बात जब हुई तो कांटे की तरह हमारे को जहन में चुभी है। इस कारण हम राजकीय आदमी नहीं है, राजनीति से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। मजबूरी में मैडम हमारे को अपने बंदे खड़ा करना पड़ा कि भाई अगर देश के आज के जो सरकार है हमारी बात नहीं सुनती, पिछली सरकार भी नहीं मानती, और अगर यही हमारा एक रास्ता बचा है तो हम उसके लिए भी, और सैनिक तो हमेशा चुनौतियों का सामना करता है, तो हमने चुनौती स्वीकार की। और इस विधानसभा चुनाव में करीब हमारे 40 जवान, जो पैरामिलिट्री मिलिट्री दोनों मिलके 40 जवान इस चुनाव में अपना उम्मीदवारी किया, और सभी जनता के बीच में जनता का प्रेम भी मिल रहा है। शायद लग रहा है काफी सीटों पर हमारी जीत होगी। आपने किन किन जिलों के लिए और कितने जिलों के लिए और कितने उम्मीदवार आपने खड़े करे हैं अपने पार्टी की तरफ से? थोड़ा क्या है मैडम, हम लोग फौजी आदमी है तो मिसमैनेजमेंट थोड़ा हुआ था, उस कारण जो ये भारतीय जन परिषद पार्टी है, जिनका चिन्ह ट्रम्पेट है, ब्यूगल के नाम से, शरणाई के नाम से लोग जानते हैं। तो हमने क्या एक बैनर के ऊपर एक पार्टी के जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अनिल चतुर्वेदी साहब ने हमारी वेदना को देखते हुए हमें एक मौका दिया है
कि आप अगर देश के लिए इतना कर सकते हो तो जनता के लिए भी यहाँ इतनी समस्या है। मानो यहाँ भी बॉर्डर पे ही खाली आतंकवादी त्रासवादी दुश्मन नहीं है, देश के अंदर भी कई है और उसमें भी त्रासवादी आतंकवादी तो नजर आते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, ये जो हमारे खास जो आतंकवादी, मैं तो इनको भी आतंकवादी मानता हूँ, ये सब दूर करने के लिए उन्होंने हमारे को एक मौका मिला और हम पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक उम्मीदवार हम कर पाए हैं। तो पहला चरण जो हुआ, अब दूसरा चरण का है जिसमें खेड़ ब्रह्मा सीट है, दाहोद की सीट है, फतेहपुरा की, फिर महिसागर में संतरामपुर है, बिसनगर है, अहमदाबाद में नरोडा है, असारवा, ऐसे करके मैडम अभी हमारे जो 12 इस साइड के जो उम्मीदवार है जो इसी बैनर के ऊपर लड़ रहे, सेहरा है, गोधरा है, तो सभी मैडम काफी जोश के साथ और जनता के बीच में गए। टाइम हमारे को कम मिला है लेकिन लोगों का प्यार जितना मिला है, सहकार मिला है, तो उस चलते लग रहा है कि काफी तक हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा मैडम। दीपेश भाई, पैरामिलिट्री फोर्स, ये सवाल मेरा हमेशा ये सामान्य प्रश्न रहता है क्योंकि हर वक्त प्रजा जानना चाहती है कि पैरामिलिट्री फोर्स के लिए गुजरात में कितने लोग हैं टोटल? हमारे मैडम टोटल परिवार जो मेरे आंकड़े के हिसाब से 80,000 है, नहीं 4 लाख का परिवार हमारा खुद का है। तो इसमें शहीद परिवार भी आ जाते हैं और निवृत्त जवान भी रहते हैं, ऑन ड्यूटी वाले भी आ जाते हैं और किसी कारण से नौकरी छोड़ के आने वाले सभी का एक संगठन है। और मैं आपको ये मैडम बताना चाहूँगा कि मैं कोई पॉलिटिकल आदमी अभी भी नहीं हूँ। मैं गुजरात पैरामिलिट्री का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरे को कोई राजनीति से मतलब नहीं, लेकिन हमारे सामने एक चुनौती था, तो हमारे जो जवान भाई लड़ रहे उनके लिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। जहाँ नीति साफ होगी, ईमानदारी होगी, लोगों के लिए जहां हमें काम करना है, सैनिक हमेशा देश सेवा के लिए, लोक सेवा के लिए तत्पर है। उसी कारण मैं आज हमारे जो उम्मीदवार जो जन परिषद से हो, अपक्ष से लड़ रहे हो, सभी के लिए हम प्रचार कर रहे हैं मैडम। घोषणा पत्र में आपके क्या क्या प्रश्न है, क्या क्या मांग है सरकार से, जो आज तक आपके ऐसी कोई मांग जो पूरी नहीं हुई है? ऐसी मुख्य मांग कौन सी है जब सरकार से चाहते हो कि वो पूरा करें? मुख्य मांग मैडम समान अधिकार हमारे को, आर्मी, सेना, लश्कर की जैसे ही हम ड्यूटी करते हैं, उनके जैसे नीति नियम है, कायदा व्यवस्था उन्हीं की तरह है। जबकि उनके, मैं तो बोलना चाहूँगा आपकी चैनल के माध्यम से, कई इलाकों में हमारे जो बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आसाम राइफल जो जवान हैं बॉर्डर पे जो ड्यूटी करते हैं, काफ़ी कठिन परिस्थिति में करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सेना को जो सुविधाएं मिलती है वो हमारे ये थल सेना की तरह ही एक पार्ट है, तो उसको उनको भी मिलना चाहिए। उसमें प्रमुख मामला हमारा है कि हमारे को एक्समैन का दर्जा मिल जाए, शहीद होने के बावजूद हमारे जवानों को शहीदी का दर्जा नहीं है तो शहीद का दर्जा मिले, परिवार कल्याण बोर्ड, सैनिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पर अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन हो। ये हमारी 3 प्रमुख मांग है मैडम। सबसे मुख्य प्रश्न ये उठ के आता है, अब उभर के आता है, अब कल चुनाव है, दूसरे चरण का चुनाव कल पूरे गुजरात में देगा, जो जहां पे बाकी रह गए हैं। तो अगर समझ लें कि आपकी पार्टी अगर जीत के आती है, ये पार्टी अगर जीत के पैरामिलिट्री के लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित होगी, तो उसके बाद प्रोपेगेंडा क्या होगा? आपको सबसे पहले आप क्या करना चाहोगे कि अगर पार्टी जीत के आती है किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में, अगर आपकी पार्टी जीत कर आती है, उम्मीदवार अगर निकल के आते हैं, सबसे पहला कर्तव्य, क्योंकि वहां पर सिर्फ पैरामिलिट्री नहीं, फिर वहां पे पूरा गुजरात का आपके लिए आपको कर्तव्य बन जाएगा काम करने का, सबसे पहला प्रोपेगेंडा जो आप चाहते हो करना, वो क्या होगा? मैम, हमने हमारे चुनाव प्रचार में भी सभी को बताया कि सैनिक है, नेता नहीं है। हमारे को लेक्चर, भाषणबाजी हमारे को नहीं आती, लेकिन जो दिल से बोलेंगे वो बोलते हमारे सैनिक होते। कल करे सो आज, आज करे सो अब, उसी नीति पे लोगों के, जो आज हम प्रचार में जा रहे हैं, आज तक क्या लोक सेवक की इन्होंने व्याख्या, परिभाषा बदल दी है। हम मानते हैं कि लोक सेवक ऐसा होना चाहिए जो लोगों की वेदना जाने, उनके परेशानी खुद जाए, उनको टाइम टू टाइम मिले। बस खाली इनोवा, बड़ी बड़ी एसी गाड़ी में घूमना यही नहीं होता, हम लोगों के बीच में जाएंगे मैडम। और ये नहीं जो अभी हमारे पास थोड़ा इकोनॉमिक कम है, अगर हम हमारे बंदे चुनाव में जीतते तो हम जो विधानसभा विस्तार है उसके लिए वो सर्वस्व होगा, वही विश्व होगा। उस विस्तार का कोई भी छोटा से छोटा आदमी अगर उसकी परेशानी 24/7, हमने अपनी ऑफिस, जैसे बॉर्डर पे हम लोग ड्यूटी करते थे, हम चाहते हैं हमारे एक ऑफिस परमानेंट रहे, हेल्पलाइन नंबर रहे, 100 नंबर की तरह कोई आदमी 100 नंबर से पहले हमें फोन करे, हम उनकी समस्या दूर करें। तो हम एक शिकायत हर गांव में,
और गांव के नाके में एक शिकायत वाला जो एक डब्बा रखना चाहते हैं, ताकि वो सीधा उसमें डाले उसकी क्या प्रॉब्लम है, शायद हमारे तक बात पहुंच ना पाए। हम उसको स्वयं टपाली बन के लेंगे, किसी और को खोलने की जरूरत नहीं है। जनता को हमारे साथ, नागरिक को हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। हम जनता के सेवक है, लोक सेवक है। तो हम ये आज के नेता को, जो भ्रष्ट नेता है और जो खाली कुर्सी की चाह रखते हैं, बस कुर्सी मेरी हो। हमारे कई लोग हैं जो 15-15 साल से कुर्सी में बैठे हैं, कि हम उनको बोलना चाहते हैं कि क्या आपके अंदर कोई मिडिल क्लास गरीब वर्ग का कोई कार्यकर अच्छा नहीं है क्या? परमानेंट आपको, जैसे हमारे लोकमान्य तिलक साहब ने बोला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे ही आज के जो नेता है वो अपने आप को ऐसा समझते हैं ये कुर्सी मेरी जन्मसिद्ध अधिकार है। उनको हम एक चुनौती देना चाहते हैं कि आज देश के सच्चे चौकीदार, देश के सच्चे सेवक, देश सेवा करने के बाद आज लोक सेवा कैसे होती है वो उनको हम सिखाना चाहते हैं मैडम। दीपेश जी, सबसे बड़ा प्रश्न, मैंने जो सर्वे किया है इन इलेक्शन के दरमियान, उसके 5 साल तक भी मैं 2 साल से देख रही हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सही काम, सकारात्मक काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो निचली कड़ियां होती है, जहाँ पे नीचे के लेवल के जो लोग होते हैं, जहाँ पे लोग काम करने के लिए उनको चुना जाता है, क्योंकि हम तो आम नागरिक जो होता है वो सीधे तो मोदी जी से तो बात कर नहीं पाएगा। तो उनके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो जैसे कि वलसाड़ जिला हो गया, कोई जिले के जो एमएलए हो गया, तो हम तो उन्हीं संपर्क उन्हीं से करेंगे। लेकिन अगर वो लोग ही काम ना करे तो मोदी जी कहाँ तक दौड़ेंगे? क्या आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इसमें? क्योंकि आज हर आदमी परेशान है, छोटे से छोटा आदमी परेशान है, जवान परेशान है, किसान परेशान है, आम जो मजदूर है जिनके बेस पर हम पूरे रोड बिल्डिंग बना पा रहे हैं। आज संसद भवन जो नया बन रहा है वो कोई हमारे अंबानी साहब के माध्यम से नहीं, उसमें एक छोटे से मजदूर का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं अपने जब भी बोलता हूँ जय जवान, जय किसान, जय मजदूर बोलता हूँ मैडम, क्योंकि मजदूरों का भी वो योगदान है। ये तीनों, हम जवान आपके साथ हैं, आप सही हो, हम दिन रात आपके लिए लड़ेंगे, आपके साथ हम खड़े। लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई मजबूत विकल्प की, अगर हम लोग बात करें 370 की बात, 3 तलाक की बात करें, तो 70 साल आजादी के बाद से ऐसा कोई प्रधानमंत्री कोई नजर नहीं आया था मोदी जी के अलावा, जिन्होंने 370 जैसा बड़ा मुद्दा चुटकियों में सॉल्व कर दिया। प्रधानमंत्री के पद पर आते ही 3 तलाक सॉल्व कर दिया। अभी पीओके की तैयारी चल रही है, जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उसका बड़ा प्रोपोगंडा ही है पीओके को वापस लाना। तो मोदी जी के विकल्प पे कौन होगा? आपको क्या लगता है कि उनके विकल्प पे कोई और है क्या हमारे देश में? तनख्वाह नहीं मिलेगी तब भी चलेगा। आज के धारासभ्य सांसद है ना, जो बड़ी बड़ी वेतन ले रहे, लोक सेवा का तो एक नाम रह गया है, बाकी लोक सेवा कर कौन रहा है? खाली दिखावा कर रहे हैं, कहीं फोटो खिंचा रहे हैं। जब देख रहे हैं कोई ऐसे छोटा मोटा अपाहिज बंदा जा रहा है कुर्सी अपना वो व्हील चेयर, तो वहां जाके फोटो खिंचाएंगे, दिखावा करते हैं मैडम। ओरिजिनल में क्या है? और मैंने ये मच्छू डैम का भी मैडम देखा, हमारे मुख्यमंत्री श्री एरोप्लेन में गए और जिन जवानों को वहां मुसीबत में पड़े हैं उनको बचाने के लिए उनको बस में भेजा, जबकि उनको एक हेलीकॉप्टर देना चाहिए था कि वो जल्दी राहत कार्य में। जैसे आपने कहा कि आप एक पैरामिलिट्री जवान हो, तो राजनीतिक स्तर पर जो समीकरण होती है, जो हमारे जो ज्ञान होता है, जो एक राजनेता जो होता है, क्या उस प्रकार के कार्य एक जवान बखूबी निभा पाएगा, उसकी कर्तव्य निभा पाएगा राजनेता बनने के बाद? अगर आप बंदा अगर जीत कर आता है तो मुझे लगता है कि जरूर परिवर्तन आएगा। क्या लगता है आपको? आपको क्या कहना है? नहीं, परिवर्तन तो मैडम 100% आएगा, क्योंकि आज के टाइम में लोग चाहते भी है, जिस तरह मैंने हर क्षेत्र में मैंने अपना प्रचार किया है, घुमाऊं, लोगों के बीच में गया हूँ, तो लोग चाहते हैं कि अब यही, लोगों का भी यही रुझान मिल रहा है कि आज अगर देश में आप लोग थोड़ा लेट हो गए हो, लेकिन हम आपके साथ खड़े। राजकारण गंदा नहीं होता, क्योंकि प्रभु श्री राम ने भी एक राजा ही थे, वो भी एक राजनेता ही माना जाएगा, तो उन्होंने भी प्रजा धर्म के लिए अपना सर्वस्व योगदान दिया है। तो हम भी अपना सर्वस्व बचा हुआ जीवन प्रजा धर्म में अपना दे देंगे मैडम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर एक बार मुलाकात होगी, और जीत के लिए आप तैयारी करिए और उम्मीदवारों को जीत के लिए और ज्यादा मोटिवेट करिए। हम आपके साथ हैं, पत्रकार होने के नाते ही नहीं, एक भारत के नागरिक होने के नाते हम लोग आपके साथ हैं, और हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सही के लिए, सकारात्मक के लिए परिवर्तन जरूर आए। उज्जवल भारत इस देश की प्रखर आवाज। सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से, धन्यवाद। जय जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद मैडम, जय। जय हिंद।